नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। अपना चाहे तन मन धन से कुर्बानी कर देंगे, मगर संविधान को बदलने नहीं देंगे। के आर्थिक सलाहकार हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं। उनको सोच समझ करके कोई भी वक्तव्य देना चाहिए और ये इस तरह से वक्तव्य देने से ऐसा लगता है कि वो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं और उनकी मंशा किसी और संविधान को लाने की है या क्या है, वो मंशा स्पष्ट करें। संसद के अंदर इसका बहस हो। जिस तरह से हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जब ये वर्तमान जो संविधान है ये अंगीकार करने से पहले चर्चा में लाया गया। जो विवेक ओबराय जो आर्थिक सलाहकार हैं पीएम के, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई है। और साथ ही साथ चूँकि संविधान बाबा साहब द्वारा निर्मित एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता झलकती है, तो जन जन के कल्याण के लिए है, देश के लिए हितकारी है और सभी दूसरे देशों ने भी इससे सीखा है और उसको अपनाने का प्रयास किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये संविधान जो है समता, समानता, बंधुता और भाईचारे पर आधारित है। सब धर्मों को साथ में लेके संविधान करता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि संविधान का पूरा हम लोगों का अनुपालन करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। देश भारत ही नहीं बल्कि सभी और अन्य देश जो विकसित देश हैं वह कहते हैं कि भारत का संविधान सबसे बेहतर और बेस्ट है। जैसा कि आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से और के माध्यम से अवगत कराया गया, आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसका टॉपिक है वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में साथियों। हम सब लोग बुद्धिजीवी, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं। सभी लोग अवगत है कि वर्तमान समय में जो केंद्र में सरकार है, अपने प्रदेश में सरकार है, उसको दक्षिणपंथी सरकार भी कहा जाता है। उसका रवैया देश के बहुजनों के प्रति, धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति घोर आपत्तिजनक है। वो आए संसद में, विधानसभा में अपने बहुमत के सदुपयोग करते हुए जो हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा भारतीय संविधान के माध्यम से जो व्यवस्था की गई देश में, उसको बारी बारी से निष्प्रभावी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दलित शोषित समाज या गरीब लोगों के आरक्षण की, तो हमारा आरक्षण लगभग समाप्त किया जा चुका है। मशीनीकरण के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से ये कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जा चुका है और एक तरह से वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। निजी सेक्टर में जो भी जॉब है वहाँ उनका तो क्या है, कितने बड़े पैमाने पर शोषण होता है। आप लोग सब वो माची से माची से वो जलानी है, माची नहीं है, मोहम्मद की जलानी है डॉक्टर को, उससे जो है एक एडिशन ऑफ उसी से जो है एक एक करके जलाते हैं, एक और लगानी पड़ेगी।
एक लगा दीजिए सर उधर, ठीक है? एक मिनट। अच्छा, साथियों में ज़्यादा मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, तो मैं तो इनको क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी जो बात कहनी है मैं थोड़ा सा इस पर का डालूंगा, बाकी आप लोग जो निर्णय करेंगे उसमें हम आपके साथ हैं। साथियों, अभी तक यहाँ जो बात आ रही है कि संविधान बचाने की बात आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकरण पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं। कई मीटिंग संविधान बचाने की हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक संविधान ही हमें बचाए हुए है, हमने संविधान बचाने का कोई प्रयास नहीं। अभी हमारे बहुत आदरणीय साथी हैं, गौतम साहब ने कहा कि साहब संगठन मजबूत नहीं होगा, सामाजिक संगठन, आगे सामाजिक संगठन मजबूत होगा कैसे? अभी आदरणीय हमारे साथी लोग कह रहे थे, छोटा साहब महिलाओं की, तो कह रहे थे कि हमें महिलाओं को आगे जाना चाहिए, आगे वहाँ जाएगा, इस काम को करेगा कौन? हमारे तो समझ में ये नहीं आ रही। हम लोग मंच पर से ये करते हैं कि ये करना चाहिए और ये करना चाहिए और ये होना चाहिए, आगे इसको करेगा कौन? ये बता करें। मेरा मानना केवल इतना है, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि किसी भी कार्य को
एक छोटी सी बात याद आती है, मुझे जो मैंने पढ़ा था कि बाबा साहब एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, तो एक सर्जन ने जाकर के उनके पैर छुए तो बाबा साहब ने पीछे डंडा उनके मार दिया सर्जन के। तो पत्रकार महोदय बोले, अरे बाबा साहब इन्होंने तो आपका आशीर्वाद लिया है, आपने डंडा क्यों मार दिया? तो बाबा साहब ने कहा ये आशीर्वाद नहीं लिया, ये अपनी जिम्मेदारियों को भूलना चाहते हैं, ये जिम्मेदारियों से बेवकूफ होकर के सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम बाबा साहब की तरह वो मीटिंग कर करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आखिर ये बस सही है कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें समाज में निकलना होगा, लेकिन उस समाज में जाएगा कौन? क्या हम मेरी जो सोच है, यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, मेरी उम्र जैसे 4-6 हो गई हैं, 50 प्लस वाले और 50 प्लस से सब ऊपर है। क्या हम इनके बलबूते पर संविधान को बचा सकते हैं? इसके लिए वो नौजवान कहाँ है? नौजवान को कौन तैयार करेगा? जो 25 साल के बच्चे को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तो 50 साल देगा समाज को। हम लोग, एक अच्छी बात है, हमारे सभी साथी हैं, सहपाठी हैं, इन पे अनुभव की कमी नहीं। देखो मैं माँ बहना में जो होगा कि जो हमारे जो अनुभवी लोग हैं, जो रिटायर्ड होते हैं या 50 प्लस हो जाते हैं, उनमें तो होगी कोई कमी नहीं रहती। एक पैसे की कमी नहीं रहती और समय की कमी नहीं रहती। आदि सिंह साहब कह रहे हैं कि वो शुरुआत कर दिया, ये बात हकीकत है, इनमें पैसे की कमी नहीं होती, अनुभव की कमी नहीं होती और समय की भी कमी नहीं होती। तो ये हमें तीनों मिलेगी, और जब हमारा जो नौजवान जागरूक साथी हमारा जुड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा बस्ती बस्ती जाकर के। 20-20 लोगों के जब तक जत्थे निकल करके नहीं आएंगे नए नौजवान के, तब तक लड़ाई संविधान बचाने की नहीं लड़ी जा सकती। तब तक लड़ाई, अब संविधान की बात बचाने जाते संगठन हमारे समाज में इतने बने हैं कि यहाँ हमारे उनके साथ भी बैठे कम से कम 4-5 हजार संगठन हैं, और 4000 तो रजिस्टर्ड है। उसमें बाबा साहब, तथागत बुद्ध, जी काशीराम साहब के नाम पर 4000 संगठन रजिस्टर्ड हैं हर कार्यालय में, और काम ज्यों का त्यों। तो आखिर काम होगा कैसे? बात आ रही है। मेरा मानना ये है कि जब तक बाहुबल, समाजबल, धनबल और मनोबल और बुद्धिबल पांचों चीज नहीं इकट्ठी होंगी, तब तक कोई संघर्ष को आगे नहीं ले जा सकते। बाकी तो भीड़ जो है, जैसे मान लीजिए, और उसके लिए हम सबको अपने अपने अहम अपने, चाहे मैं भी संगठन चलाता हूँ, मैं संगठन आना होगा, तभी हम लोग सफलता के आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम वही कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इसी बताने की कोशिश नहीं करी। अभी 6 महीने बाद चुनाव है, हम किस तरह से इस संविधान को बचा सकते हैं? कोई अपनी राय इस तरह की प्रकट की। साथियों, चर्चा को हम कर रहे हैं, साधुवाद है विमल जी की पहुंच रहे हैं कि एक ऐसा जो है भारतीय संविधान को बचाने के लिए और पूरे राज्य में जगह जगह मीटिंग को आगे बढ़ा है। साथियों, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि संविधान को हटाने का एक जो साजिश है, षड्यंत्र है, वो शुरू हो गया। आईपीसी ने, आप लोगों को शायद जानकारी हो, भारतीय अनुसंधान में पूरा उन्होंने एक अपना एक्ट बना लिया है, आईपीसी बदले जा रहे हैं, और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता के नाम से एक्ट बना करके वो पेश कर रहे हैं। शुरुआत हो गई है, बस हमें और आपको जानने की जरूरत है। तो वो अभी हम शायद 6 महीने तक इस पर चर्चा करते रहेंगे, तो वो भी समय निकल जाएगा। बात आती है कि हम संविधान को बनाएंगे, हमारे पास क्या पावर है, क्या शक्ति है, हम किस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्वप्रथम एक बात की होगी कि किस तरह से उन्होंने भारत में एक राजनीतिक सरकार हासिल की, और उस चालाकी से भारत के अंदर संविधान की व्यवस्था को बदलने के लिए जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सराहनीय है, वो बधाई की बात है।
लेकिन आप सोचिए उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया और हम अभी इसका खुद ही बात करें। बाबू साहब ने हमें मदद किया तो वोट की पावर हम लोग अभी सीखने के लिए ना समझे, सिर्फ वोट की पावर को हम जान लें। इसके लिए देखो मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर दोहराना चाहता हूँ, जब तक हमारी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारा वोट लेती है और हमारे बंदों को नेतृत्व करते हैं, हम और आप एक आवाज उठाकर केवल लेकर रह जाए तो बहुत तक हम लोग सब अपने काम ना करते हैं। आज के बाद फिर आगे सब कुछ नहीं करेंगे। जब तक हमारी राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश नहीं जाएगा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इस संविधान को बदलना चाहिए। हम अपनी राजनीतिक पार्टियों को इतना संदेश देते हैं, हम क्यों दूसरे का वोट करें? हम अपनी पार्टियों को संदेश क्यों देते कि आप हमारा वोट तो देते हैं, लेकिन हमारी बात आज संविधान की बात आ रही है तो दूसरी राजनीतिक पार्टी की बात आप क्यों कर रहे? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ऐसे दल के साथ क्यों नहीं आ रहे जो पूरे भारतीय जनता पार्टी को उठाने के लिए एक राय एक मंच पर है? आप क्यों नहीं आए? क्या ऐसी मजबूरी? हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको सदैव देने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अगर लेवल पर ही हम दूसरी जगह छोड़ देश की बात छोड़ दिए, हम अपने अगले लेवल से आंदोलन शुरू करें, अपने राजनीतिक लेवल हो नेता हो और यहाँ जो राजनीतिक लोग बैठे भी हैं तो वो भी ये संदेश देते हैं कारवाई में हम जाएंगे तो हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे समर्थक हैं, हमें गरीब आंदोलन को सुनने नहीं देंगे। बचेगा कैसे? संविधान बचेगा कैसे? मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से एक ही उपाय है जो बाबा साहब कहा करते थे कि मास्टर चार राजनीतिक सत्ता प्राप्त करेंगे तभी संविधान बचेगा। भारत में 3 तरह की पार्टियां हैं। पहली मनुवादी व्यवस्था की पार्टी से बीजेपी और केजरीवाल और अन्य पार्टियां बोलते हैं। दूसरी समानता विचारधारा की पार्टी बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और पावन वैष्णव और अन्य पार्टियां हैं जो समानतावादी विचारधारा और संविधान में भरोसा करने वाली पार्टी। तीसरे नंबर की पार्टी है उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो केवल आपको बोलते हैं, उनको बोलते हैं, अपना सीधा करते हैं। वो है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां। तो अब बात आती है समतावादी विचारधारा की पार्टी। हमने बाबा साहब की एक धम्म ग्रंथ पढ़ा था और उस धम्म ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पर बाबा साहब ने उंगली का निशान बनाया है और वो उंगली का निशान ये बताता है कि आपको प्रतिपल सावधान रहना। प्रत्येक नेत्र के उंगली का निशान है कि आपको प्रतिपल सावधान रहना है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि संविधान बचाने वाली समानतावादी पार्टियों को हम सत्ता में कैसे लाएं। अब चाहे तो हम धरना प्रदर्शन करें, चाहे हम मौन रख दें या कोई अन्य तरीका अपनाएं। मैं आवास विकास कॉलोनी में रहता हूं। जब मैं देखता हूं कि वोट का टाइम आता है तो उनके बच्चे वोट डालने नहीं जाते। हमारे जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे घरों में सोते रहते हैं, वो अकेले ही अगर ज्यादा कहेंगे तो अकेले वोट डालेंगे, बाकी नहीं जाते। जब तक वोट से आप अपनी सरकार नहीं बना सकते, न अपना संविधान बचा सकते हैं, न अपने समाज को बचा सकते हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस बात पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ की वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। अगर वो ज्यादा मजबूत हो गए तो हम तो एक कमजोर हो जाएंगे और उनको कमजोर करना है तो हमें ताकतवर होना पड़ेगा। और ताकतवर तब होंगे कि देश के करोड़ों लोग 2 अप्रैल की तरह से सड़कों पर निकल के बाहर आ जाएंगे। तब ये मानना पड़ेगा कि देश के करोड़ों लोग आज दलित नहीं है, शोषित पीड़ित नहीं है, आज हमारे बराबर विद्वान है, आप हमारी टक्कर दे सकते हैं, किसी बात में कम नहीं है। हर शहर में, हर गली में
किया तो वो वहाँ नहीं जा रहा, बल्कि हमें दुश्मनों के चरणों में जा रहा है। वो बाबा साहब के चरणों में नहीं जाएगा 2023 का वोट, अब हमें सोच समझ देना है और कैसे अपने दुश्मन को देना है, उसमें हमें कमजोर करना है। ऐसा ना हो कि हम भावना बह जाए और फिर वही वोट दे जाए कि हम दे दिया। अगर हमने वोट दिया तो वो वोट उसको जा रहा है जो बाबा साहब के संविधान को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है, और हमें यही सोचकर कि आप पूरे आरक्षण समाज के प्रबुद्ध क्षेत्र के रहने वाले हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, एक आदमी 1000 आदमी को समझा सकता है। हमें किसी से लड़ाई करनी नहीं, हिंसा नहीं करनी, कानून को नहीं तोड़ना, लेकिन अपनी सोच अपने विचारों से इस तरह के हालात पैदा करने हैं कि दुश्मन को इतना कमजोर बना दो कि वो उसको दोबारा ऐसा शर्त को उठा देते हैं, इतना कमजोर कर दो कि निकल के दोबारा जिंदा नहीं हो पाए। और इनको बहुत कमजोर बना दिया, इनकी सोच ये बहुत दूर की सोचते हैं। हजारों सालों से इनके पूर्व हमारे पुरखों को तकलीफ देते थे, तो ये तकलीफ देने के आदी हो गए हैं, लेकिन हमने अपनी तकलीफ देने की शक्ति थी, अब हमें वो शक्ति दे रही है, अब हमें वो तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अब हमें इस बात की जरूरत। सर सबसे पहले आज ये जानकारी दीजिए जो आपकी बैठक हुई है किस संबंध में और क्या निर्णय निकल रहा है आपका? आज की जो बैठक हुई है आगरा के समाज सेवी बुद्धिजीवी साथियों की बैठक, भारतीय संविधान को जो परिवर्तित करने का प्रयास वर्तमान केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसके विरोध में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आगरा के अंबेडकर अनुयायी बुद्धिजीवी लोगों की बैठक आयोजित की जा रही है। पिछली बैठक 27 अगस्त को नारायण के संत कबीर आश्रम पर आयोजित की गई थी। दूसरी ये बैठक है अंबेडकर भवन सिकंदरा सेक्टर 6 में आयोजित की गई है, जिसमें सभी लोगों ने एक मत से उन देशद्रोही ताकतों का पुरजोर विरोध करने का एक संकल्प लिया है, जो भारतीय संविधान को, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसको बदलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और इस संबंध में सभी बुद्धिजीवी लोग संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से कल सामूहिक रूप से देंगे, जिसमें और मैं आह्वान करता हूं आगरा के सभी अम्बेडकर अनुयायियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल कलेक्ट्रेट 10:30 बजे पहुँचें, जिससे कि अपनी एकता को हम प्रदर्शित कर सकें और जो देशद्रोही ताकतें हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकें। सर जिस प्रकार से जो संविधान बदला जा रहा है या जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें आवश्यकता पड़ी कि एक संविधान बनाया जाए देश का, और वो संविधान सर्व समाज के लोगों की भावनाओं के आधार पर पार्लियामेंट द्वारा अंगीकृत किया गया। अब उसमें ऐसी कोई खामी नज़र नहीं आती है कि जिसके बगैर हमारा जो है बिना बदले काम नहीं चले। तो हम लोगों को चाहिए कि उसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है जो देश हित में नहीं बन पा रहा है, तो उसमें संशोधन करने की तो बाबा साहब ने शक्ति दी है। और भारत की संविधान की धारा 368 में प्रोविज़न भी है कि जब तक आधे राज्य उसकी सहमति नहीं दें और 2/3 बहुमत से कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया जाए, तब तक कोई चीज़ परिवर्तित नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो चुटकुले लोग निकाल देते हैं, देवराय जी जो कि आर्थिक सलाहकार हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनको सोच समझ करके कोई भी वक्तव्य देना चाहिए। और ये इस तरह से वक्तव्य देने से ऐसा लगता है कि वो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं और उनकी मंशा किसी और संविधान को लाने की है या क्या है, वो मंशा स्पष्ट करें। संसद के अंदर इसका बहस हो। जिस तरह से हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जब ये वर्तमान जो संविधान है ये अंगीकार करने से पहले चर्चा में लाया गया, पूरी तरह से विस्तार से बात हुई। उसी तरह से अगर संविधान में कुछ गुंजाइश परिवर्तन की है, कुछ संशोधन की है, तो उस पर चर्चा करेंगे बहुमत के साथ में। लेकिन अचानक किसी चीज़ में इस तरह की जो है घोषणा करके और जनमत को जो है डिस्टर्ब करना,
क्योंकि ये हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं जिसमें संशोधन लाया जा सके। ये बहुत भाईचारा और पूरी तरह से देश के लिए हितकर है। इस संविधान से छेड़छाड़ न की जाए और इसके लिए जो जनमत तैयार हो रहा है वो यही मांग कर रहा है कि संविधान में छेड़छाड़ न करके अपना जो लोकतंत्र है उसके ज़रिए से सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी और जनता के हित में कार्य करती रहें। यही हम लोगों की भावना, यही हमारी मांगें हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की जो नारा शुरू से चला आ रहा है उस पर ही देश की जो सत्ता है वो काम करें तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। जय भीम होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अजय सिंह सूर्या आज 3 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्टर 6 आवास विकास कॉलोनी आगरा पर एक समाज की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जो विवेक ओबराय जो आर्थिक सलाहकार हैं पीएम के, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई है। और साथ ही साथ चूँकि संविधान बाबा साहब द्वारा निर्मित एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता झलकती है, तो जन जन के कल्याण के लिए है, देश के लिए हितकारी है और सभी दूसरे देशों ने भी इससे सीखा है और उसको अपनाने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे भारत देश में ही इस संविधान को नामंजूर कर रही है, उसको चेंज करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो समाज सेवी हैं, उन्होंने एक मत होकर एक संकल्प लिया है कि कल दिनांक 4 सितंबर को जिलाधिकारी आगरा महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम प्रधानमंत्री महोदय को और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन मेमोरेंडम देंगे और समाज हित में एक अपना संदेश 10:30 तक पहुँचाएंगे। 4 तारीख को 10:30। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो संविधान बदलने की बातें जो उठने लगी हैं? संविधान बदलने के लिए ये जो मौजूदा सरकार आई है इसका लक्ष्य ही संविधान को बदलना है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि बिना बदले ही और संविधान बदल दिया गया है। एक तरह से जो दलित के लिए, एससी के लिए, बीसी के लिए जो आरक्षण व्यवस्था की थी संविधान में, वो बिना ही बदले इन्होंने ख़त्म कर दिए निजी आरक्षण के द्वारा। निजी जो कंपनी बनाई निजीकरण के द्वारा और ये बदल दिया गया। अब ये एक देश एक चुनाव आयोग एक मतलब ये ला रहे हैं, तो ये भी संविधान बदलने का ही है। मतलब आज से पहले हज़ारों साल पहले जो सनातन धर्म कहें या ब्राह्मण धर्म कहें, जो मनुवादी लागू थी उसी को ये हिंदू राष्ट्र के रूप में ला रहे हैं। और इसके बाद जो वो दशा पहले थी वो ही अब हो जाएगी। ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय रहेगा और वैश्य रहेगा, बाकी सब शूद्र होंगे, अधशूद्र होंगे। जो हम लोग वहाँ से चले थे 75 साल में, हमें 76 में जो मिली है, हम बहुत जल्दी 20-25 साल में वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से चले थे। कि हर हालत में ऐसी समाज की और वनवासी इसे समाज बोलते हैं, जंगल में रहने वाला समाज बोलते हैं, बहुत पिछड़ा है, उसी समाज के राष्ट्रपति होते हुए भी ये वही व्यवस्था ला रहे हैं। और आज हमारी संसद में 131 सांसद बैठे हुए हैं जो एससी के हैं, बीसी के हैं। अगर ये आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दें तो सरकार आज ही गिर जाएगी और ये संविधान बदलने का सारा सपना ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं वाणी देता हूँ। जय भीम। सर क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो बैठक से ये सब लोगों को बैठक से जागृति आई कि बीच बीच में लोग जो है संविधान विरोधी लोग कभी बाबा साहब का चित्र जला रहे हैं, कभी संविधान की प्रति जला रहे हैं। इसी के मद्देनज़र ये देख रहे हैं कि ये संविधान का विरोध कर रहे हैं
और ऐसी संभावना लग रही है कि संविधान ना बदल जाए। उसी के विरोध में कल कलेक्ट्रेट पे जो है लोग ज्ञापन देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ ये संविधान जो है समता, समानता, बंधुता और भाईचारे पर आधारित है। सब धर्मों को साथ में लेके संविधान करता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि संविधान का पूरा हम लोगों का अनुपालन करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। देश भारत ही नहीं बल्कि सभी और अन्य देश जो विकसित देश हैं वह कहते हैं कि भारत का संविधान सबसे बेहतर और बेस्ट है। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं ओपी सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति का महासचिव रहा हूँ। सर किस प्रकार की बैठक चल रही है आपकी? आज जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और जो पीएम के सलाहकार हैं उन्होंने एक जो है अपना वक्तव्य निकाला था इंग्लिश पेपर में कि ये जो संविधान बदलना चाहिए। तो क्या उनके बाप दादों ने बनाया था संविधान हमारे बाप दादों ने बनाया है और उसको किसी भी हालत में हम बदलने नहीं देंगे और चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। किस प्रकार से आप संविधान को बचाएंगे? हम संविधान के बचाने के लिए अपना चाहे तन मन धन से कुर्बानी कर देंगे मगर संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।